नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। क्या कभी आपने सुना है कि सैकड़ों लोगों की आंखों के सामने कोई हजारों करोड़ रुपए के डायमंड, जेवर और नकदी लेकर गायब हो जाए, लेकिन किसी को नजर भी ना आए? क्या कभी आपने सुना है कि जिसके पैसे करोड़ों की संख्या में चले जाएं, वो कोई भी शिकायत न करे, न सरकार बोले, न वो लोग बोले जिनके पैसे चले गए, और न ही पुलिस का कोई अफसर बोले? क्या कभी आपने सुना है कि एक अकेला शख्स सैकड़ों लोगों को बेवकूफ बनाकर ऐसे गायब हो जाए जैसे वो कभी था ही नहीं, और वो भी सबकी आंखों के सामने? आज की एक कहानी ऐसी भी में हम बात करेंगे एक ऐसी चोरी की जो सबकी आंखों के सामने हुई, लेकिन किसी को नजर कुछ भी नहीं आया। अपनी कहानी में आगे बढ़ाते हैं उससे पहले हम आपको बताते हैं, एक बड़ा छोटा सा देश है, उसका नाम है मोनाको। इटली और फ्रांस से घिरा हुआ ये देश 2 किलोमीटर यानी 2 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आता है, और वहाँ की आबादी आज की तारीख में करीब 45,000 है। लेकिन खास बात यह है कि इस 2 स्क्वायर किलोमीटर के देश में जितने भी लोग रहते हैं वो सब अरबपति हैं। अगर सपोर्टिंग स्टाफ की बात करें तो वो भी लखपति से कम कोई नहीं, लेकिन यहाँ के बाशिंदे सब अरबपति हैं। बड़े बड़े सुपरस्टार, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन, बड़े बिजनेसमैन के यहाँ पर बंगले हैं, और वो सिर्फ साल के कुछ महीने यहाँ रहने के लिए जाते हैं। लेकिन ये टैक्स हेवन है, इसकी वजह से सारे लोगों ने अपने बंगले यहाँ पर ले रखे हैं, और ज़्यादातर संख्या ऐसे लोगों की है जिनके पास अकूत और अथाह संपत्ति है। बात है 1990 के दशक की। मार्च का महीना था और उस वक्त मौसम वहाँ पर बहुत खुशगवार होता है, और उसी वक्त ये सारे बड़े लोग वहाँ पर शांति से रहने के लिए जाते हैं। और ऐसे समय में मोनाको में गहमा गहमी रहती है। इटली और फ्रांस की तरफ का जो समुद्र है, वहाँ पर याच और जहाज़ों का बेड़ा लगा रहता है, आने जाने वाले लोगों की कतारें लगी रहती हैं। धीरे धीरे 90 के दशक में ये एरिया इतना डेवलप हो रहा था, इतना गुलजार हो रहा था कि कई तरीके की ज़रूरतें सामने आने लगी। उनमें से एक ज़रूरत सबसे बड़ी ये थी कि जो ये लोग हैं, इतने बड़े लोग हैं, वो यहाँ आकर पैसे तो खर्च करते हैं, लेकिन क्या इनके पैसों का इस्तेमाल यहाँ पर इस तरीके से किया जा सकता है जिससे इस देश की इकोनॉमी को फायदा हो सके? इसी विचार के साथ वहाँ के प्रशासन ने इन बड़े लोगों से बातचीत करनी शुरू की, और तय ये हुआ कि इन लोगों को टैक्स में जिस तरह की छूट दी जाती है, अगर वो अपने पैसों को यहाँ रखना शुरू करें तो उससे देश को भी फायदा होगा और उनको भी आसानी होगी। एक तरफ वो लोग यहाँ पर अपने करोड़ों अरबों रुपए ला के रख सकते हैं, और यहाँ देश में जिस तरह की उनको सुविधाएं मिलेंगी उसमें भी इजाफा होगा, और यहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी तो यहाँ जितनी भी विलासिता की चीज़ें हैं और ज़्यादा डेवलप होंगी। सब लोगों के बीच में कई बार मीटिंग हुई और तय ये हुआ कि यहाँ पर उन पैसों को रखने के लिए एक जगह बनाई जाए, जो कि एक अलग तरीके का अनूठा बैंक होगा। इस मीटिंग में तय हो जाने के बाद तय ये किया गया कि यहाँ पर एक बढ़िया बिल्डिंग बनाई जाए, जिसमें सुरक्षित तरीके की एक सेफ होगी, जिसमें इन लोगों का पैसा, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और कैश रखा जाएगा, और उसकी एवज में इनसे एक फीस ली जाएगी जिससे देश को भी फायदा हो सके और इनके पैसे भी सुरक्षित रह सकें। और इस मीटिंग में ये भी तय हुआ कि इसमें रखे गए पैसे की जानकारी देश और दुनिया के तमाम देशों को और सरकारों को नहीं दी जाएगी। एक तरीके से जैसे स्विस बैंक में पैसे रखने का सिस्टम होता है, वैसा ही सिस्टम तय किया गया, और इसका नाम रखा गया रॉयल कंसोर्टियम बैंक। यानी उन बैंकों का समूह जो लोग इस पैसे की जिम्मेदारी लेंगे, उनकी सुरक्षा देखेंगे, और इन पैसों का इस्तेमाल वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लेंगे, देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए लेंगे। इसकी एवज में, इनको सुरक्षित रखने की एवज में इन लोगों से एक नॉमिनल फीस ली जाएगी, जो कि इन अरबपति लोगों के लिए कोई बड़ी रकम नहीं थी। इसीलिए सारे तैयार हो गए। 1992 के दशक में इस तरह के बैंक बनने के बाद जब लोगों ने अपने पैसे इकट्ठा करने शुरू किए, तो एक बारगी यहाँ पर करीब 10,000 करोड़ रुपए की वैल्यू की गोल्ड, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात इकट्ठा हो चुके थे। और ये उन लोगों का पैसा था जो उस देश में रहते थे, यानी मोनाको में रहते थे, आते जाते थे, और अपने पैसे को सुरक्षित रखने का एक तरीका उन्होंने निकाल लिया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 1992 की दिसंबर के महीने में एक ऐसी खबर आई जिससे पूरे देश में, यानी 2 स्क्वायर किलोमीटर के देश मोनाको में खलबली मच गई। दरअसल वो खबर ये थी कि इस बैंक के ऊपर किसी ने डाका डाल दिया है, और रॉबर्स बैंक के भीतर हैं। वहाँ मौजूद करीब 100 कर्मचारियों को उन्होंने बंधक बना लिया है, जिसमें से एक
कस्टमर भी है जो कि अरबपति है, और इन सबको बंद करके एक हॉल में रखा गया है और उसके बाद वो सारे पैसे लूट के ले जाने की फिराक में है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक वो लोग हथियारों से लैस हैं और उनके पास आधुनिक वेपन है जो कि 90 के दशक में आमतौर पर नहीं मिलते थे। उन लोगों के पास उस तरह के वेपन हैं और नई टेक्नोलॉजी जो उस वक्त मौजूद थी, यानी वॉकी टॉकी के जरिए वो अपने संदेश को प्रसारित कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर उनको सुरक्षित नहीं जाने दिया गया तो वो इनमें मौजूद सारे लोगों को मार देंगे। आनन-फानन में प्रशासन की एक बड़ी टीम पुलिस के साथ वहां पर पहुंच गई। उन लोगों ने बैंक की घेराबंदी शुरू कर दी। ये बैंक पूरा करीब 5 एकड़ में बना हुआ था, जिसमें बड़ा सा लॉन, एक छोटी सी लेक, इसके अलावा पूरी बिल्डिंग थी जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता था, और इसी के बेसमेंट में बना हुआ था वो स्ट्रांग रूम जहां पर ये नकदी और हीरे जवाहरात रखे गए थे। इस बैंक को चारों तरफ से घेर लिया गया, लेकिन इस बैंक का पिछला हिस्सा उस नदी की तरफ मिलता था जो कि इटली और फ्रांस की तरफ से जुड़ने वाली झील है, जहां पर आमतौर इन बड़े लोगों की याच और जहाज खड़े रहते थे। इसको जानबूझ करके इस तरीके से बनाया गया था ताकि सुरक्षा की दृष्टि से 3 तरफ से ये पानी से घिरा रहे और एक तरफ कस्टमर्स के आने जाने का रास्ता रहे। सामने वाले रास्ते पर सैकड़ों की संख्या में हथियारबंद पुलिस वाले मौजूद थे और पीछे की तरफ नाव से भी तमाम लोग इकट्ठा हो गए थे, जिससे कि बैंक को चारों तरफ से घेर लिया जाए और समझने की कोशिश की जाए कि कैसे इन लुटेरों से निपटा जाए। इस बीच बैंक रॉबर्स की तरफ से वॉकी टॉकी पर एक मैसेज आया कि वो नेगोशिएटर से बात करना चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि नेगोशिएटर के तौर पे भी वो जिसका नाम लेंगे उसी से बात करेंगे, बाकी किसी से नहीं। इसको लेकर वहाँ पुलिस प्रशासन के सबसे आला अधिकारी ने कहा कि वो खुद आके बात आगे करना चाहता है, लेकिन रॉबर्ट्स ने इस बात को साफ तौर पर मना कर दिया। उनकी तरफ से संदेश आया वॉकी टॉकी पर कि केवल वो एक ही आदमी से बात करेंगे और उसका नाम है जॉनसन। दरअसल जॉनसन मोनाको में नहीं रहता था, वो इटली का रहने वाला वो शख्स था जो कई चोरियों और कई डकैतियों में नेगोशिएटर की भूमिका निभा चुका था। बंधक जैसी सिचुएशन में उसको काम करने की विशेष महारत हासिल थी, और वो भी एक अरबपति आदमी था क्योंकि वो शौकिया तौर पर नेगोशिएटर का काम करता था, वरना उसका शिपिंग का बिजनेस था। और जॉनसन का भी एक घर मोनाको में हुआ करता था और अपनी छुट्टी मनाने के लिए वो अक्सर आया करता था। लेकिन मोनाको की व्यवस्था इस तरह की थी कि बाहर से आने वाले लोगों को भी बहुत सारी जरूरतों की चीज़ के हिसाब से जिम्मेदारियां दी जाती थीं, इसलिए पुलिस प्रशासन उसको जानता था और ये जानता था कि वो बहुत काबिल नेगोशिएटर है। आनन-फानन में जॉनसन से संपर्क किया गया। जॉनसन से संपर्क करने के बाद उससे बताया गया कि इस बैंक में एक बड़ी डकैती पड़ गई है और उसको नेगोशिएटर की भूमिका निभानी है, लिहाजा उसको फौरन वहां पर आना होगा। 2 स्क्वायर किलोमीटर के देश में आने जाने में वक्त नहीं लगता है, इसलिए चंद मिनटों में ही जॉनसन उस जगह पर पहुंच गया जहां पर यह बैंक था। और बैंक के सामने जब वो पहुंचा तो हैरानी करने वाली बात यह थी कि जॉनसन एक बहुत बड़े ट्रक के साथ आया था। जब उससे पूछा गया इस ट्रक का क्या मकसद है, उसने बताया कि अपनी तमाम काम के दौरान उस ट्रक का इस्तेमाल करता रहा है, क्योंकि ट्रक के भीतर न सिर्फ उसके वो वेपन है जिसका इस्तेमाल वो नेगोशिएशन के लिए करता है, वो उपकरण है जिनका इस्तेमाल नेगोशिएशन के लिए करता है, बल्कि उसके अंदर बैठ करके एक तरीके से उसने वॉर रूम बना रखा है, जिससे कि वो नज़र रख सके, वहाँ पर स्ट्रेटजी तय कर सके, छोटी मोटी मीटिंग कर सके और जो रॉबर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट भी कर सके। इसलिए उसने अपना खुद का ट्रक बनवा रखा है जो कि एक तरीके से स्टूडियो की तरह है और वो उसी में बैठ करके काम करना चाहता है। बैंक के ठीक सामने उस ट्रक को पार्क करने के बाद जॉनसन ने अधिकारियों से बातचीत शुरू की और उनसे कहा कि वो बात करना चाहता है रॉबर्ट्स से। जॉनसन को बैंक के सामने आते हुए देख करके अचानक से वॉकी टॉकी पर आवाज आने लगी जो कि एक अधिकारी के हाथ में था कि वेलकम जॉनसन, हम तुमसे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी शर्त है कि तुम सबके सामने नहीं अकेले बात करोगे। इस बात को सुनकर अधिकारी सख्ते में आ गए, लेकिन वक्त की ज़रूरत थी और वो चाहते थे किसी तरीके से बला टले, इसीलिए वॉकी टॉकी उसको थमा दिया गया। इस वॉकी टॉकी को लेकर जॉनसन किनारे गया, उसके बाद अपने स्टूडियो जैसे ट्रक में जाकर बैठ गया और वहाँ तमाम बातें करने लगा। इस बातचीत का सबसे अहम पहलू था कि जो बैंक के भीतर लोग बंधक बनाए गए हैं उनको कैसे छुड़ाया जाए, कैसे उन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए जो कि कस्टमर हैं, कैसे बगैर किसी नुकसान के, किसी जान के जाए बगैर इस पूरी स्थिति से निपटा जाए। लिहाजा जॉनसन काफ़ी देर तक इन लोगों से बातचीत करता रहा। इस दौरान अधिकारी वहाँ पर हथियार लिए निशाना साधे बैंक की तरफ बिल्कुल मुस्तैद खड़े थे ताकि कोई अप्रिय घटना घटती है तो वो उससे निपट सकें।
जॉनसन ने इन अधिकारियों को थोड़ी देर बाद बताया कि उसकी रॉबर्ट्स से बातचीत हो रही है और उनकी कुछ डिमांड्स हैं और वो चाहते हैं कि उनको यहाँ से सुरक्षित कुछ धन के साथ देने दिया जाए। उनके पास पूरा ब्यौरा है कि आखिरकार इस बैंक में कितने पैसे हैं। जॉनसन ने अधिकारियों को बताया कि रॉबर्ट्स के पास पूरी जानकारी है, क्योंकि अंदर मौजूद बैंक के अधिकारियों ने सारी जानकारी दे दी है कि आखिरकार लॉकर में कहाँ पर ज्वेलरी है, कहाँ पर डायमंड्स हैं और कहाँ पर नकदी है। लिहाजा जॉनसन से उस रॉबर्ट्स ने कहा है कि उनको कुछ चीज़ें मुहैया कराई जाएं, उसके बाद वो आगे की बात करेंगे। इस पर अधिकारियों ने नाराजगी जताई और कहा कि हम किसी भी तरीके के निगोशिएशंस इस तरह का नहीं कर सकते कि जब तक कि वो बंधकों को नहीं छोड़ेगा और उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। लिहाजा जॉनसन ने एक बार फिर से बैंक रॉबर्ट्स से संपर्क किया। करीब 15 मिनट चली जॉनसन और रॉबर्ट्स के बीच बात बेनतीजा रही और अचानक से बैंक के ऊपर लगे हुए स्पीकर्स में से आवाज़ आनी शुरू हो गई, जैसे अंदर बनाए हुए बंधक लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। और इसी बीच रॉबर्ट्स की आवाज़ आई कि अगर आप लोग मेरी मांगे नहीं मानेंगे तो हम इनमें से कई लोगों को ख़त्म कर देंगे। अंदाज़ा ये लगाया जा रहा था कि बैंक के भीतर करीब 15 से 20 ऐसे लोग हैं जो रॉबर्ट्स हैं और इसके अलावा कस्टमर और स्टाफ को मिलाकर 150 लोग बैंक के भीतर बंद हैं। यानी 150 जिंदगियां खतरे में हैं। ऐसे में एक एक कदम बेहद मजबूती से और बहुत सावधानी से रखा जाना था। लिहाजा अधिकारी किसी भी तरीके का जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने जॉनसन से बात की कि एक बार फिर से निगोशिएट करके इन लोगों से तय करें कि कैसे इस समस्या का हल निकाला जाए। इसके बाद वॉकी टॉकी के जरिए एक बार फिर से जॉनसन ने रॉबर्ट से बात करनी शुरू की और आधा घंटे फिर से एक बार बात हुई। उस बातचीत में जो बातें निकल करके आई उसके मुताबिक बैंक रॉबर्ट्स चाहते थे कि उनको बैंक से सुरक्षित निकलने का रास्ता बताया जाए। बैंक के भीतर करीब 10,000 करोड़ रुपए की वैल्यू के जवाहरात और डायमंड्स और पैसे हैं, लेकिन उनमें से कुछ पैसे वो ले जाना चाहते हैं। लिहाजा उनको उसकी भी इजाज़त दी जाए और उनको एक बड़ी सी नाव दी जाए जिसमें बैठ करके वो जा सकें। इस मांग के साथ जॉनसन ने अधिकारियों से बातचीत शुरू की। हालांकि इसके लिए कोई अधिकारी तैयार नहीं था, फिर भी वक्त की नज़ाकत को देखते हुए उन्होंने कुछ मांगे मांगी, जिसमें से एक सबसे बड़ी मांग ये थी कि उनको सुरक्षित वहाँ से निकलने दिया जाए। लेकिन पैसे ले जाने की बात अधिकारी नहीं मान रहे थे और मानते भी कैसे, क्योंकि वो पैसा किसी और का था। कस्टमर्स उनसे मांग कर सकते थे और इज्जत का सवाल था। लिहाजा उन्होंने कहा कि पैसे वो नहीं ले जा सकते, इसके बदले में रॉबर्ट्स की जान बख्शी जा सकती है, लेकिन इसके अलावा कोई मांग उनकी नहीं मानी जाएगी। जब ये बात रॉबर्ट्स को कम्युनिकेट की गई, अचानक से रॉबर्ट्स नाराज़ हो गए और स्पीकर पर एक बार फिर से आवाज़ आने लगी कि जिसमें लोग चिल्ला रहे थे कि हमें बचा लो, और अचानक से गोली चलने की आवाज़ आई, जिससे साफ पता चल रहा था कि बैंक के भीतर किसी को मार दिया गया था। गोली चलने की आवाज़ के बाद अधिकारी सख्ते में आ गए। आपस में बहस शुरू हो गई कि आखिरकार नेगोशिएटर के अलावा कोई दूसरा क्यों इसमें दखल दे रहा है और किसी एक गलती की वजह से अगर किसी की भी जान जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और जब खबर बाहर आई कि अंदर मरने वाला शख्स वो शख्स है जो कि कस्टमर था, यानी एक अरबपति आदमी जिसका उस बैंक में अकाउंट था और वो अपने ही किसी काम से बैंक के भीतर गया था, उसको मार दिया गया था। नाम था पीटर। पीटर स्पोर्ट्स से जुड़े हुए थे, स्पोर्ट्स का बिजनेस भी करते थे और उनके तमाम पैसे उस बैंक में जमा थे। उनकी एक हवेली थी मोनाको में जिसमें वो रहने के लिए आते थे और उस दिन अपने कुछ पैसों को जमा करने के लिए वो बैंक के भीतर गए थे, क्योंकि वो जर्मनी से वहाँ पहुँचे थे और चाहते थे कि किसी भी तरीके से पैसे जमा करने के बाद अपनी हवेली में पहुँचें और फिर रिलैक्स कर सकें। इसी बीच में ये घटना हो गई थी और वो बैंक के भीतर बंधक थे, लेकिन रॉबर्ट्स ने उनको मार दिया था। अब स्थिति बेहद तनावपूर्ण होती जा रही थी, क्योंकि एक वैल्यूएबल कस्टमर नहीं बल्कि अरबपति कस्टमर को रॉबर्ट्स ने मार दिया था और अधिकारियों के पसीने छूट रहे थे। इसी बीच एक बार फिर से वॉकी टॉकी पर संदेश आया कि हम नेगोशिएटर को चाहते हैं कि वो बैंक के भीतर आकर हमसे बात करें, क्योंकि वहाँ बातों में दखलंदाजी हो रही है। अब फैसला करने की बारी थी जॉनसन की और उन अधिकारियों की जो वहाँ मौके पर मौजूद थे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद तय हुआ कि क्या जॉनसन को बैंक के भीतर भेजा जाए। जॉनसन ने खुद आगे बढ़कर कहा कि नहीं, इतने लोगों की जिंदगियां खतरे में हैं, इसलिए वो बैंक के भीतर जाएगा और बैंक रॉबर्ट से बातचीत करेगा। और इसके साथ वो निहत्था बैंक के भीतर घुस गया। बैंक रॉबर्ट्स की तरफ से कहा गया था कि जॉनसन जब बैंक के भीतर आएगा तो सामने के रास्ते से नहीं बल्कि पीछे के रास्ते से, यानी पीछे का वो रास्ता जो समंदर से घिरा हुआ था और वहां जाने का रास्ता सिर्फ नाव से था। और इस दौरान
सुरक्षा कर्मियों की, पुलिस वालों की, प्रशासन की जितनी भी नावें और याच वहां पर लगे हुए थे उनको भी हटाना होगा। आनन फानन में फैसला किया गया कि पीछे के रास्ते से सारी नाव हटा दी जाएं और केवल जॉनसन उस नाव से अंदर जाएगा। जॉनसन नाव में बैठकर बैंक के भीतर पहुंच चुका था और नेगोशिएटर के तौर पर उसकी बैंक रॉबर्स से बातचीत चल रही थी। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे बीत गए, लेकिन जॉनसन का कुछ पता नहीं चल रहा था। इधर से कोई वॉकी टॉकी पर भी संदेश नहीं आ रहा था। अब बाहर मौजूद पुलिस वाले बेहद परेशान थे। कहीं ऐसा तो नहीं जॉनसन को मार दिया गया, कहीं ऐसा तो नहीं किसी तरीके का कोई खतरा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वार्ता पूरी विफल रही है और ऐसे में सारे लोगों के साथ जॉनसन और जो कर्मचारी हैं उनकी जान भी खतरे में पड़ चुकी है। अभी ये लोग उसी ओहापोह में थे, लेकिन तभी वॉकी टॉकी पर मैसेज आया कि सब कुछ ठीक है, बातचीत हो गई है, अब जॉनसन बाहर आ रहा है। चंद मिनटों में जॉनसन सामने के दरवाजे से बाहर आता है और अधिकारियों को बताता है कि उसकी वार्ता सफल रही है, लेकिन उसमें कुछ शर्तें हैं और उन शर्तों के आधार पर इन लोगों को, यानी बंधकों को, कर्मचारियों को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन इन रॉबर्स को छोड़ना होगा और उसकी एवज में उनको केवल 100 करोड़ रुपए चाहिए। जहां 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति फंसी हुई थी, वहां पर 100 करोड़ रुपए की वैल्यू के हीरे जवाहरात या पैसे जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। लिहाजा तब तक पूरे देश में, यानी मोनाको में, उन अरबपतियों को भी पता चल चुका था कि यहाँ पर एक बड़ी रॉबरी हुई है और वो चाहते थे कि इस संकट का समाधान जल्दी निकले। इसीलिए इस पर चर्चा करने के बाद तय हुआ कि 100 करोड़ रुपए की यह रकम बैंक के अंदर दे दी जाए और इन रॉबर्स को सुरक्षित जाने दिया जाए ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। अब बारी उन रॉबर्स की थी कि उनका अगला मूव क्या होगा, लेकिन उन्होंने फिर से एक ऐसी शर्त रख दी जिससे अधिकारी फिर से सख्ते में आ गए। दरअसल जब उन लोगों की शर्त मान ली गई कि 100 करोड़ रुपए और सुरक्षित रिहाई की जाए, तो उन्होंने कहा कि इस रिहाई की गारंटी के बदले वो चाहते हैं कि जॉनसन उनके साथ कुछ दूर तक जाएगा, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाएगा। रॉबर्ट्स ने यह भी कहा कि अगर जॉनसन चाहे तो किसी अधिकारी को साथ में लेकर के आ सकता है ताकि उसको अपनी सुरक्षा की गारंटी रहे और 2 लोग साथ में रहें। लेकिन जॉनसन के अंदर आने के बाद और उन लोगों के सुरक्षित निकल जाने के बाद ही इस पूरी बैंक रॉबरी का किस्सा खत्म होगा और सारे बंधक छोड़े जाएंगे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद जॉनसन ने कहा कि वो इतने लोगों के लिए अपनी जान का खतरा उठाने को तैयार है, लेकिन वो अकेले ही बैंक के भीतर जाएगा क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी की जान उसकी वजह से खतरे में पड़े। इस बीच बैंक रॉबर्ट्स की तरफ से एक और मांग आई कि ये जो डील है, यानी जो उनके सुरक्षित निकलने का रास्ता है और जॉनसन के आने का वक्त है, वो रात में होगा। दिन में इस तरह कोई डील नहीं की जाएगी। लिहाजा अभी 7-8 घंटे का टाइम है और इस दौरान वो लोग आपस में चर्चा कर सकते हैं कि किस तरह से क्या करना है, लेकिन वो डील रात में ही करेंगे क्योंकि वो नहीं चाहते किसी भी तरीके से उनका चेहरा पहचाना जाए। हालांकि ये शर्त थोड़ी मुश्किल थी क्योंकि रात के अंधेरे का फायदा उठा करके अगर पुलिस वाले चाहें बाद में रॉबर्ट्स को पकड़ने का तो वो करने में मुश्किल हो सकती थी और बंधकों में कितने लोग सुरक्षित निकले ये भी समझना मुश्किल था और अगर इमरजेंसी में किसी ऑपरेशन की जरूरत पड़ती तो वो भी नहीं शायद कर पाते। लेकिन ये शर्त मानना मजबूरी थी, इसलिए अधिकारी आखिर में तैयार हो गए और उन्होंने ये शर्त मान ली। अब 7-8 घंटे का टाइम था जिस दौरान उनको बाकी तैयारियां करनी थी। एक नाव मुहैया करानी थी जिसमें बैठ करके सारे रॉबर्ट्स जाने थे। उन्होंने बताया कि उनकी संख्या 20 है, इसलिए बड़ी नाव का इंतजाम कराया जाए और ऐसी 2 बड़ी नाव का इंतजाम पीछे की तरफ कराया गया। इस बीच जॉनसन ने कहा चूंकि उसको लंबे ऑपरेशन को अंजाम देना है इसलिए वो थोड़ी देर आराम करना चाहता है। इस पर अधिकारी तैयार हो गए और जॉनसन अपनी उसी मिनी ट्रक में जिसको उसने स्टूडियो की तरह बना रखा था उसमें आराम करने के लिए चला गया। घंटे बीतते जा रहे थे, रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। करीब रात के 9 बजे जॉनसन उस ट्रक से बाहर निकल करके आया और उसने बोला कि वो बैंक के भीतर जाने के लिए तैयार है। इस बीच बैंक के भीतर मौजूद लुटेरों की तरफ से एक मांग और आ चुकी थी कि अंदर जो बंधक हैं और तमाम वो रॉबर्स हैं उनके लिए खाने पीने का सामान दिया जाए। इसलिए एक ट्रॉली में भर करके सामान इकट्ठा किया गया और जॉनसन को उस सामान को ले जाना था। और जब जॉनसन उसके भीतर गया तो उसके हाथ में तमाम खाने पीने के सामान, दवाइयाँ और दूसरी चीज़ें थीं जिनके साथ बैंक के भीतर जॉनसन दाखिल हुआ। वक्त था करीब रात के 10 बजे और उसके बाद घंटों सन्नाटा छा गया। अंदर से थोड़ी देर बाद फिर से वॉकी टॉकी पर आवाज़ आई कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं और सुरक्षित निकलने का रास्ता देख रहे हैं। अब आवाज़ जॉनसन की थी। जॉनसन ने बोला कि यहाँ जो टॉक्स चल रही हैं, यानी जो वार्ता चल रही है, बातचीत और नेगोशिएशन चल रही है, उसके मुताबिक समंदर से सारी सुरक्षा हटा ली जाए और उसी रास्ते से ये लोग बाहर जाने वाले हैं।
और 2 की बजाय अब एक और नाव चाहिए, क्योंकि इनको अपने तमाम वो इक्विपमेंट और तमाम चीज़ें ले जानी हैं जिसके सहारे ये बैंक को लूटने आए थे, और वो नहीं चाहते कि सबूत के तौर पर कोई भी सामान रखा रहे, इसलिए उनको इस तरह की नाव चाहिए। जैसा कि जॉनसन ने कहा था, अधिकारियों ने ऐसी नाव का इंतजाम कर दिया और तमाम अधिकारियों को वहां से हटा लिया गया ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय स्थिति न हो। लेकिन अफसर जानते थे कि रॉबर्ट्स भागने की कोशिश करेंगे, तो वो आखिरी एक मौका लेना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने चुपचाप इस बात की ताकीद की हुई थी कि तट के किनारे यानी बैंक के चारों तरफ दूरी बना करके तमाम पुलिस वाले इस तरह मौजूद रहेंगे कि अगर ऐन मौके पर जरूरत पड़े तो वो लोग पीछा करके रॉबर्ट्स को पकड़ सकते हैं। और वो दूरी बनाई गई थी 200-200 मीटर, 400-400 मीटर की दूरी पर पुलिस की छोटी छोटी टुकड़ियां इकट्ठा की गई थी, जिससे कि अगर रॉबर्ट्स भागते हैं तो उन पर हमला किया जा सके। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, रात के 12 बज चुके थे और अब इस बात का इंतजार था कि रॉबर्ट्स कब बाहर निकलेंगे और कब वो समस्या सॉल्व होगी और कब जॉनसन बाहर निकलेगा और उसके बाद पुलिस क्या एक्शन लेगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके बाद करीब सुबह 6 बजे तक किसी भी तरीके की कोई जानकारी नहीं आई। करीब 6:30 बजे के आसपास एक बार फिर से वॉकी टॉकी पर आवाज़ आई और इस बार आवाज़ थी एक बैंक के कर्मचारी की। बैंक के कर्मचारी ने कहा कि हम लोगों को बंधक बनाया हुआ है, लेकिन हम लोगों को अभी तक छोड़ा नहीं गया है। हम लोग परेशान हैं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया गया है, हमसे कोई बातचीत नहीं हो पाई है, हम पर किसी ने हमला नहीं किया है, लेकिन हम लोग परेशान हैं किस तरह से निकलें। किसी तरीके से खिड़की के रास्ते से आकर के हम वॉकी टॉकी पर अपना संदेश दे रहे हैं। अब अफसरों ने उनसे बातचीत करना शुरू की कि अगर आप छुप कर बात कर रहे हैं तो हमें अंदर की पूरी जानकारी दीजिए, क्योंकि जॉनसन भी बहुत घंटों से वहाँ भीतर मौजूद है और किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं आई है। इसके बाद माइकल ने जो अधिकारियों को बताया वो बेहद हैरान करने वाला था। उसके मुताबिक बैंक के भीतर सिर्फ 1-2 लोग हैं जो कि कस्टमर के साथ आए हुए स्टाफ लग रहे हैं। कर्मचारियों के नाम पर जितने भी लोग हैं वो एक बड़े से हॉल में बंद हैं और उनसे अब तक किसी ने बात नहीं की है। बीच में जान से मारने की धमकी देने वाली बात जिस पर चिल्लाने की बात थी, वो उनका शोर उस वक्त का था जिस वक्त उनको हॉल के भीतर बंद किया जा रहा था और इस बीच उनसे किसी ने कोई बात नहीं की है और इसके बैंक के भीतर कोई भी रॉबर मौजूद ही नहीं है। ये सुनते ही अफसरों के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। उनको समझ में नहीं आया कि आखिरकार क्या हो रहा है। पिछले 24 घंटे से जिन बैंक रॉबर्स से बातचीत हो रही है वो आखिर कौन है और वो लोग कहाँ से बात कर रहे हैं। लिहाजा उन्होंने और तफसील से बात करनी शुरू की। माइकल ने बताया कि जब बैंक में रॉबरी की घटना शुरू हुई उस वक्त वहाँ पर कुछ लोग आए और उन्होंने बंदूक की नोक पर उन लोगों को एक हॉल के भीतर बंद कर दिया। हॉल को बंद करने के बाद उन्होंने ताकीद दी कि किसी भी तरीके का कोई कम्युनिकेशन, किसी तरीके की कोई भागने की कोशिश की तो गोली मार दी जाएगी और पूरे हॉल को सील कर दिया गया। यह वो वक्त था जब लोगों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, इसलिए कम्युनिकेशन का रास्ता सिर्फ लैंडलाइन फ़ोन हुआ करता था। लैंडलाइन के तार काट दिए गए और कोई कम्युनिकेशन का रास्ता नहीं था। लिहाजा वो लोग हॉल के भीतर ही बैठने के लिए मजबूर थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिन बैंक रॉबर्स की बात लगातार जॉनसन और अधिकारी कर रहे थे उनमें से कोई भी बैंक रॉबर बैंक के भीतर मौजूद ही नहीं था। ये सुनने के बाद अफसर सख्ते में आए और उन्होंने फौरन फैसला किया कि वो पूरी टुकड़ी के साथ बैंक के भीतर जरूर दाखिल होंगे। इसके लिए परमिशन ली गई और पूरी की पूरी फोर्स बैंक के भीतर घुस गई। चंद मिनटों में बैंक के भीतर चप्पे चप्पे पर पुलिस थी और हर तरफ सर्च चल रही थी, लेकिन कहीं भी न तो जॉनसन दिख रहा था और न ही वो बैंक रॉबर्स। बस जगह जगह पर कुछ स्पीकर्स और वॉकी टॉकी लगे हुए थे, रखे हुए थे, जिनसे ये पता चल रहा था कि इनके ज़रिए कम्युनिकेट किया जा रहा है। और कम्युनिकेट करने का जानकारी उन लोगों के पास पहले से थी, क्योंकि इन्हीं वॉकी टॉकी के जरिए बातचीत अफसरों और जॉनसन और बैंक रॉबर्स के बीच में हो रही थी। हैरानी तब और ज़्यादा बढ़ गई जब देखा कि बैंक के बेसमेंट में जहाँ पर सारे पैसे रखे हुए थे, जेवरात रखे हुए थे, वहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा किया हुआ है और वो गड्ढा समंदर में जाके मिलता है। जब उसकी छानबीन की गई तो पता चला कि इसके भीतर बैंक के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी लूट को अंजाम दिया जा चुका है। वो पैसे, वो सोना, वो हीरे, वो नकदी जो कि लॉकर में रखे हुए थे वो सब गायब थे और इसी के साथ गायब था वो शख्स जो कि नेगोशिएटर था। नाम था जॉनसन। अब पुलिस बेहद हैरान थी और चारों तरफ चक्कर लगाकर ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि आखिर जॉनसन कहाँ गया और इस बैंक रॉबरी में अगर जॉनसन भी शामिल था तो बाकी के रॉबर्स कहाँ हैं। जब छानबीन की गई तो पता चला कि जो नावें इन लोगों को बाहर फ्री करने के लिए लगाई गई थी नदी में, वो नावें जस की तस खड़ी हुई थी। तो अब ये बड़ा सवाल था कि आखिरकार इतना पैसा, इतने लोग और जॉनसन खुद कैसे और कहाँ गायब हो गया। जब छानबीन शुरू हुई तो इसकी बड़ी हैरत अंगेज कहानी सामने आई।
दरअसल जॉनसन ही वो शख्स था जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। उसने ही बैंक रॉबरी का पूरा नाटक रचा और जो ट्रक था, उस ट्रक के जरिए वो पूरा अपना कम्युनिकेशन सिस्टम वहाँ पर बैंक के सामने लाके खड़ा कर चुका था। उसी के जरिए वो तमाम लोगों की रिकॉर्डिंग चलाकर वॉकी टॉकी पर बात करा रहा था। उसी के जरिए वो कम्युनिकेट कर रहा था और जो बैंक के भीतर एक बड़ा सा होल बना था, उस होल का इस्तेमाल किया गया था बैंक के भीतर से नकदी, पैसा और जेवरात ले जाने के लिए। लेकिन अभी भी सवाल बाकी था कि आखिरकार वो जॉनसन इतने पैसे लेकर गायब कैसे हो गया। अब तक दिन निकल चुका था, दोपहर हो चुकी थी, इसलिए उजाले में सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। लेकिन नहीं दिख रहा था तो जॉनसन और उसकी साजिश का वो सिरा जो अभी सॉल्व करना बाकी था कि आखिरकार इतने पैसे लेकर जॉनसन फरार कैसे हुआ। जब और खोजबीन शुरू हुई तो पता चला कि जॉनसन ने इसकी प्लानिंग बहुत गहरी की थी। न सिर्फ उसने ट्रक तैयार किया था, बल्कि ट्रक के ठीक नीचे जहां पर पार्क किया था वहां एक टनल भी बनाई थी। वो उसका बैकअप का रास्ता था। अगर मान लिया वो अंदर फंस जाता तो इस रास्ते से निकलने का उसका प्लान था। इसके अलावा जो बैंक के भीतर गड्ढा किया गया था, उसके ठीक नीचे समुद्र में एक सबमरीन यानी एक पनडुब्बी का भी इंतजाम किया गया था। ये पता अधिकारियों को तब लगा जब उन्होंने आसपास छानबीन करनी शुरू की। लोगों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर एक छोटी सी पनडुब्बी लगातार पार्क्ड है और ये वही पनडुब्बी थी जिसके अंदर जॉनसन फरार हुआ था। दरअसल उसने प्लान ये किया था कि बैंक के भीतर वॉकी टॉकी और स्पीकर्स के जरिए लोगों को ये भ्रम दिलाया जाएगा कि बैंक के भीतर बहुत सारे रॉबर्स मौजूद हैं और उनका डर दिखाकर कर्मचारियों को एक जगह पर इकट्ठा किया जाएगा और बड़ी आसानी से लॉकर से पैसे निकाल लिए जाएंगे। क्योंकि एक बैंक का ऐसा कंसोर्टियम था जिसमें कस्टमर्स बहुत ज़्यादा नहीं आते और एक छोटे से देश में सुरक्षा की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं होती, लिहाजा सुरक्षा के वैसे बंदोबस्त नहीं थे जैसे आमतौर पर बड़े बैंकों में होते हैं। ये टेक्नोलॉजी का वो दौर था जब सुरक्षा के नाम पर मोटी दीवारें, लोहे के लॉकर्स का ही इस्तेमाल किया जाता था। इसका भी फायदा उसको मिला और उसने महीनों रह करके ऐसी साजिश का प्लान किया जिसके जरिए उसने हजारों करोड़ रुपए लूट लिए थे। अब बेवकूफ़ बनने की बारी अफसरों और प्रशासन की थी। लेकिन सबसे बड़ा डर इस बात का था कि अगर ये खबर बाहर गई कि हजारों करोड़ रुपए लूटे जा चुके हैं और उसका सुराग नहीं है तो ये अमीर लोग बहुत नाराज हो जाएंगे। मोनाको की साख मिट्टी में मिल जाएगी और फिर कोई इस देश का रुख नहीं करेगा। और उससे भी बड़ी बात, उस छोटे से देश के लिए इतनी बड़ी रकम इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि अगले दिन बाजार पर इसका असर पड़ता और पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो सकती थी। लिहाजा हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई और उसमें तय किया गया कि इस घटना के बारे में सार्वजनिक रूप से कुछ भी नहीं बोला जाएगा। लेकिन उन बड़े लोगों को जिनके बैंक में खाते थे उनको सब पता था। उनसे भी मीटिंग की गई और दरख्वास्त की गई कि क्या रास्ता निकाला जाए। हैरानी की बात देखिए, जिनके हजारों करोड़ रुपए लूट चुके थे अब वो शांत थे और वो चाहते थे कि इस घटना की चर्चा कहीं न की जाए, क्योंकि उनको भी डर था कि अगर जांच आगे बढ़ेगी तो जांच ये भी होगी कि आखिरकार ये इतने पैसे आए कहाँ से, और वो ज़्यादातर काला धन था। लिहाजा वो नहीं चाहते थे कि खबर बाहर आए। ऐसे करीब 40 लोगों के पैसे पूरी तरह से हवा में उड़ चुके थे, जिनके हिस्से में करीब 50-50 करोड़ रुपए कम से कम नुकसान के हिस्से में आए होंगे। लेकिन किसी ने भी शिकायत करने की बात नहीं की। उन सब ने कहा कि इस मामले को यहीं रफा दफा कर दिया जाए और वो नहीं चाहते कि आगे इसकी जांच की जाए। कई दिनों तक ये अखबारों और मीडिया में मामला सुर्खियों में बना रहा, लेकिन आधिकारिक रूप से सिर्फ इतना ही बयान आया कि सारे रॉबर्स पकड़े गए और इस लूट की घटना को नाकाम कर दिया गया। लेकिन उन अरबपतियों और करोड़पतियों के बीच में आज भी ये चर्चा का विषय है। किस्से कहानियों में ये बात सामने आती है कि कैसे उनके पैसे मिट्टी में मिल गए। उनके पैसे लेकर के उनकी आंखों के सामने, पुलिस वालों के सामने एक शख्स अकेले पूरे बैंक को लूट करके गायब हो गया, लेकिन उसकी कोई भी अभी तक भनक नहीं है। तो आज एक कहानी ऐसी भी में एक ऐसे शख्स की कहानी जो सैकड़ों लोगों के सामने दिन में धूल झोंक कर गायब हो गया और पैसे कभी नहीं पता चले। अगली बार फिर किसी ऐसी ही हैरान कर देने वाली कहानी के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।